नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। देखिए, आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई क्लास पूरी देखता है तो निश्चित तौर पर उसे लगेगा कि वाकई में आज हमारे 3 से 4 मार्क्स फिक्स हो गए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जो लोग पुराने जुड़ रहे हैं, उन सभी छात्रों को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप जुड़ते रहिए। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। वो सारा कुछ करवा दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। जितना हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है वो सारा कुछ हमारे द्वारा आपको करवा के दिया जाएगा। साथ ही साथ डेली हमारी एक सिद्धांत भी शेयर किए जा रहे हैं, तो उस सिद्धांतों को भी आप देखते चलिए। और एक डेली 2 पैसेज के मतलब एक तरीके से आपको शेयर किए जा रहे हैं, उनको भी देखते चलिए। मतलब जितने भी क्लासेज हमारे द्वारा करवाई जा रही हैं या शेयर की जा रही हैं, उन सभी क्लासेज को आप फॉलो करते चलिए। दोस्तों, आज हम कुछ यूनिक चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे, तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं आश्रय। देखिए, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं केवल आश्रय के बारे में बताने वाला हूँ। नहीं, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। बस लास्ट तक आप देखिए, निश्चित तौर पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देखिए, आश्रय किसे कहा जाता है? ऐसा स्थान जहाँ पर जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है या आपसे कोई कहता है भैया आवास किसे कहा जाता है, तो आप बता दीजिएगा ऐसा स्थान जहाँ पर जीव जंतु क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। जीव जंतु क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। अगर देखा जाए तो सभी जीव जंतु का आवास जो होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सभी का आवास यानी घर जो होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे कि आइए समझते हैं हम सबसे पहले मनुष्यों के आवास के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं मिट्टी के घर के बारे में। देखिए, मिट्टी के घर जो बनाए जाते हैं सामान्यतः अगर देखा जाए तो अत्यधिक तापमान वाले इलाकों में बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, मिट्टी के घर हमें वहाँ नहीं मिलते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है? टेम्परेचर होता है दोस्तों, यानी कि गर्मी का टेम्परेचर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रकार के घरों की जो दीवारें होती हैं अगर देखा जाए तो मिट्टी की सहायता से मोटी बनाई जाती हैं। आखिर क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि इसके अंदर मतलब कि इसके अंदर गर्मी ना पहुंच पाए, यानी घर के अंदर गर्मी ना पहुंच पाए, और जिसकी वजह से घर में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार से समस्याएं उत्पन्न ना हों। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो मिट्टी के घर में हमने देखा, सबसे पहली बात हमने देखा कि यह अत्यधिक तापमान वाले इलाकों में पाए जाते हैं और इनकी जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की सहायता से काफ़ी मोटी होती हैं, काफ़ी मोटी बनाए जाते हैं घरों की दीवारें। और क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि अंदर गर्मी ना पहुंच सके, तो घर के अंदर गर्मी ना पहुंच सके, इसीलिए क्या किया जाता है कि मिट्टी के घर बनाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे घरों की छत जो होती हैं टुनादियों व लकड़ियों से बनाई जाती हैं। देखिए, टुनादियों का मतलब ये हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कुछ गुंबदा आकार के हैं तो इसे टुनादियाँ कहा जाता है, ठीक है। और किसके घर बनाए जाते हैं? लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं। बिल्कुल, लकड़ी भी इसमें इस्तेमाल की जाती है। बिना लकड़ी तो कोई काम होगा ही नहीं मिट्टी के घर में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिकांशतः बताया जा रहा है कि नीम और कीकर का प्रयोग किया जाता है। तो लकड़ी में अगर देखा जाए तो नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और कीकर की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्यों ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे। ताकि अगर देखें, नीम की जो लकड़ी होती है अगर देखा जाए तो काफ़ी कठोर होती है और साथ ही साथ इसमें एक अलग तरह की स्मेल आती है, और इसी के वजह से, और कीकर और नीम दोनों की बात कर सकते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, छतों में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वे नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि नहीं लगते हैं, जिससे लकड़ी ख़राब नहीं होती। अगर लकड़ी ख़राब हो जाती है, देखिए, जिससे लकड़ी ख़राब नहीं होती है। अगर लकड़ी ख़राब हो जाती है कीड़े मकोड़े लगकर, तो फिर घर जल्दी एक तरीके से क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, कुछ विशेष लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नीम की बात करती हैं तो नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, कीकर की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, क्या कहा जा रहा है कि कहाँ पर इस तरह के घर हमें देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये घर हमें सामान्यतः राजस्थान जैसे स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, दीवारों को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? मिट्टी में भूसा मिलाकर लेप लगाया जाता है। तो दीवारों को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? मिट्टी में भूसा मिलाकर लेप लगाते हैं
और इसके फर्श को क्या किया जाता है, समय समय पर गोबर से लीपा जाता है। देखिए समय समय पर क्या किया जाता है, इसके फर्श को एक तरीके से गोबर से लीपा जाता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से दीवारों की जो फर्श होती है उसको क्या किया जाता है, गोबर से भी लीपा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े ना लगे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कीड़े मकोड़े लगते हैं तो इससे क्या होता है, घर क्षतिग्रस्त हो सकता है और समस्याएं आगे चलकर हो सकता है। किसी समय जैसे बारिश का आना या तूफान का आ जाना या किसी चक्रवात का आ जाना, किसी तरह की कोई घटनाएं मतलब प्राकृतिक हो सकता है घर ढह जाए। तो इसलिए क्या किया जाता है कि गोबर से लीपा जाता रहता है, जिससे जो फर्श होती हैं वो बिल्कुल अच्छे से बनी रहें। ठीक है, दीवारें जो होती हैं अच्छे से बनी रहें, मजबूती के साथ खड़े रहें। ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमने देखा मिट्टी के घर के बारे में सारी जानकारी। अब मान के चलिए आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बिल्कुल सही कर लेंगे। आइए अब समझते हैं कि बर्फ के घर के बारे में। बर्फ के घर को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इग्लू किसे कहा जाता है तो आप बता दीजिएगा बर्फ के घर को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। अगर देखा जाए तो इस प्रकार के घर जो होते हैं गुंबदाकार होते हैं, ये बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं गुंबदाकार होते हैं। इनके घरों का जो निर्माण किया जाता है दोस्तों बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर किया जाता है। तो इनके घरों का निर्माण कैसे किया जाता है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर किया जाता है। और यह किनका अस्थायी निवास होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह एस्किमो शिकारियों की बात करते हैं या जनजातियों की बात करते हैं तो एस्किमो शिकारियों या जनजातियों का अस्थायी निवास होता है। तो ध्यान रखिएगा अस्थायी निवास के रूप में अगर पूछा जाता है तो एस्किमो जनजातियों के बारे में बता दीजिएगा आप, या शिकारियों के बारे में आप बता दीजिएगा, एस्किमो शिकारियाँ या एस्किमो जनजातियाँ। नेक्स्ट बात करते हैं एस्किमो जनजातियों के बारे में। यदि हम बात करते हैं तो हमें कहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि अमेरिका की बात करते हैं, रूस की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं और ग्रीनलैंड के आर्कटिक वाले क्षेत्र में भी ये हमें मिलते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एस्किमो लोग या एस्किमो जनजातियाँ शिकारी जो शिकार होते हैं, शिकारियाँ कहाँ से हमें मिलेंगे दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अमेरिका, रूस, कनाडा और ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करते हैं इस प्रकार के घरों में प्रवेश करना काफ़ी एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस प्रकार के घरों में प्रवेश द्वारा अपेक्षाकृत छोटे बनाए जाते हैं। बिल्कुल, एक तो इसमें अगर आप देखें तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसमें अगर प्रवेश करना होता है तो काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, और इसमें एक खास बात ये भी होती है, इनकी दीवारों के बीच मौजूद जो हवा होती है वो बाहर की ओर ना जा सकें, इस तरह से मतलब इसको तैयार किया जाता है। मतलब इतना अच्छा बनाया जाता है कि इसमें दीवारों की मौजूद जो हवा होती है, बीच मौजूद जो हवाएं होती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। मतलब काफ़ी ठीक ठाक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अगर इसको और अच्छे से देखना है तो एक बार इंटरनेट पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको और अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, इग्लू के बारे में कुछ लोग तो बहुत अच्छे से प्रयोग करके बताए होंगे, दिखाए होंगे। ठीक है, अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इग्लू मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कनाडा में पाए जाने वाले अस्थायी शीतकालीन घर हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कनाडा में पाए जाने वाले अस्थायी शीतकालीन का मतलब ये हो जाता है कि ठंडियों के मतलब समय दौरान का एक घर माना जाता है इग्लू। अब आइए बात करते हैं बांस या लकड़ी के घर के बारे में बात करते हैं। बांस या लकड़ी के घर के बारे में बात करते हैं तो बांस के घर या लकड़ी के घर हमें कहाँ ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश या वर्षा होती है वहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या होता है, हमें बांस वाले घर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात करते हैं ये जो घर होते हैं अपेक्षाकृत काफ़ी हल्के होते हैं। बिल्कुल, ये जो घर होते हैं बिल्कुल हल्के होते हैं। ठीक है, अगर ये हल्के ना रहें तो फिर सोचिए एक बार बारिश ज़्यादा होंगी तो घर ढह सकता है, और घर ढहेगा तो उसमें रहने वाले जो लोग हैं हो सकता है उनको हानि हो जाए या उनके जो सामान है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। इनका निर्माण अगर देखा जाए तो बांस व लकड़ी के माध्यम से किया जाता है। ज़मीन से अगर देखा जाए तो मीटर के संदर्भ में पूछा जाता है, कितने मीटर की ऊंचाई में पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा 3 से लेकर 3.5 मीटर की ऊंचाई पर ये बने होते हैं या बनाए जाते हैं। अगर फीट में पूछा जाता है तो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर इन्हें बनाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि लकड़ी के घर या बांस के जो घर होते हैं वे अधिक वर्षा वाले इलाकों में पाए जाते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं। और एक काफ़ी मतलब जो घर हमारे होते हैं उनसे अगर देखा जाए तो काफ़ी हल्के होते हैं, क्योंकि हमारे घर जो होते हैं वे पत्थरों वगैरह से बने होते हैं
और एक तरीके से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। और ये लकड़ी के घर हैं, बांस के घर हैं, आप जानते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटा काफ़ी ज़्यादा हल्का होगा या हल्के होंगे। तो ज़मीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, तो 3 से लेकर 3.5 फीट आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि फिट के संदर्भ में पूछा जाता है 10 से 12 फीट आप याद रखिएगा। इन्हें ऊंचाई पर बनाने का उद्देश्य ये होता है अत्यधिक वर्षा में सुरक्षित निवास करना, क्योंकि ऊंचाई पर एक घर रहती हैं तो फिर जैसे क्या होता है, पानी अगर नीचे भर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लोग ऊपर रह रहे हैं, कोई बात नहीं है। और अगर मान लेते हैं किसी प्रकार की और कोई समस्या होती है तब भी इनको कोई दिक्कतें ज़्यादा नहीं होगी। इस प्रकार के जो घर हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो असम जैसे राज्यों में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो घर होते हैं, बांस या लकड़ी के घर हमें ज़्यादातर देखने को कहाँ मिलते हैं, असम में मिलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और कहाँ पर हमें इस तरह के घर देखने को मिलेंगे। अगर आपकी जानकारी में कुछ और भी हो तो बताइएगा। अब आइए बात करते हैं लकड़ी व पत्थर के घर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये भी मनुष्यों के ही आवास में आते हैं। इस प्रकार के घरों का निर्माण अगर देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। तो जहाँ पर पत्थर का भी इस्तेमाल होगा या लकड़ी का भी इस्तेमाल होंगे, वहाँ पर अगर देखा जाए तो वे एक घर हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, तो पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेंगे। घर पत्थरों व लकड़ी की सहायता से बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो यहाँ जहाँ पर पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं, पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है या लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों में दीवारें चूने द्वारा पोती जाती हैं ताकि घरों में कीड़े ना लगें। तो ध्यान रखिएगा, इन दीवारों पर किस प्रकार की ये जो दीवारें होती हैं दोस्तों, किससे पोताई की जाती है या किससे पोता जाता है, तो ध्यान रखिएगा चूने से पोती जाती हैं। और क्यों पोती जाती हैं, क्योंकि कीड़े वगैरह ना लगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन घरों में फर्श लकड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ के जो फर्श होते हैं वे कैसे होते हैं, लकड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और एक घर जो होते हैं 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में बनने वाले घर होते हैं या बनाए जाते हैं जो घर, वे क्या केवल 1 मंजिला होते हैं या 1 और 2 हो सकते हैं या दोनों होते हैं, तो आप बता दीजिएगा। 1 मंजिला भी हो सकते हैं, 1 और 2 हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं। इनके निचले मंजिले का प्रयोग जो किया जाता है स्वयं निवास के लिए किया जाता है। अच्छा, जो निचला मंजिला होता है, जो नीचे वाला मंजिला होता है, जैसे कि हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर 1 मंजिल है, यहाँ पर 1 मंजिल और हमने कर दिया, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वयं वे लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। इस प्रकार के घर अगर हमें देखने को कहीं पर मिलेंगे तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पाए जाएंगे। तो इस प्रकार के घर जो हमें देखने को मिलेंगे जिसमें पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाएगा और लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, इस प्रकार के घर हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में अधिकांश घर जो होती हैं, घर की जो छतें होती हैं ढालू होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश के घर होते हैं उनके जो छत होती हैं वे ज़्यादातर ढालू होते हैं, जबकि लद्दाख में अगर देखा जाए तो समतल भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में ढालू प्रकार से छत वाले में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश को। अगर आपसे पूछा जाता है समतल प्रकार के घर कहाँ मिल सकते हैं, तो लद्दाख को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों ही बातें ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, लद्दाख में छतों का प्रयोग अनाजों को सुखाने के लिए किया जाता है। लद्दाख में अगर देखा जाए तो छतों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अनाजों को सुखाने के लिए भी किया जाता है। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि लद्दाख में जो छतों का इस्तेमाल किया जाता है और किस लिए किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग अनाजों को सुखाने के लिए किया जाता है। यदि आप लोगों को मेरी सारी बातें अच्छे समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए कि यस सर, आप जो हमें समझा रहे हैं वो क्लियर है। और साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं वे लोग पूरी वीडियो जरूर देखा करें। यदि उनके कोई डाउट्स होते हैं तो वे हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। ठीक है, इसे तैरता हुआ घर भी कहा जाता है। आइए समझते हैं हाउस बोट के बारे में। देखिए, हाउस बोट को क्या कहा गया है, तैरता हुआ घर कहा गया है। और ये ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 2 मंजिले हमें देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर ये जो घर होते हैं 2 मंजिले होते हैं। इनमें सजावट और सुंदर नक्काशी किया जाता है, जिनका उद्देश्य होता है पर्यटकों को आकर्षित करना। तो इनका जो उद्देश्य होता है दोस्तों, पर्यटकों को आकर्षित करना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है सजावट और सुंदर नक्काशी का इस्तेमाल किया जाता है तो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सामान्यतः केरल और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं।
ये ज़्यादातर अगर देखा जाए तो केरल और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाउस बोट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो हाउस बोट जो होती हैं तैरता हुआ घर होता है जो 2 मंजिले होते हैं। सजावट और सुंदर नक्काशी इनमें किया जाता है। और किस लिए होता है, किस लिए इसे बनाए जाते हैं, ताकि पर्यटक यहाँ से आए, दूर दूर से लोग यहाँ आएँ। ठीक है, इस तरह के जो घर हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो हमें मिलते हैं केरल और जम्मू कश्मीर में। अगर कोई जम्मू कश्मीर गया हो तो एक बार कमेंट करके हमें बताएं, और केरल भी गया है तो कमेंट करके बताएं। मुझे नहीं लगता कि कोई केरल गया होगा, हो सकता है जम्मू कश्मीर तो कई लोग गए होंगे। ठीक है, केरल अगर कोई गया हो तो एक बार कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे कि वाकई में हमारे बहुत सारे दोस्त या हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो घूमते रहते हैं। ठीक है, कभी मौका मिला तो फिर आप लोगों की दुआएं रहीं तो एक बार हम भी दक्षिण भारत तो जाएंगे ही। दक्षिण भारत जाकर देखते हैं कि किस तरह से हमारा देश है, मतलब हमारा देश कितना सुंदर है ना। अगर आप देखें कि उत्तर भारत हम कहाँ रहते हैं और हमारे देश के लोग और कहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक है, कभी असम जाइए, कभी अरुणाचल प्रदेश जाकर घूम कर आइए। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं या आपका मन करता है, वैसे तो पैसा का होना ज़रूरी है, आप तभी जा सकते हैं जब पैसे हों। और मन तो सभी का कर देता है ना। मन तो सभी का कर देता है घूमने का, लेकिन पैसे होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उतनी दूर जाने के लिए आपके पास काफ़ी ठीक ठाक पैसा होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी जैसा आपकी मर्ज़ी हो, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, अगर आपको जाना हो तो जैसे भी आप जा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो आप जा सकते हैं, और आपके पास समय भी होना ज़रूरी है। कई बार पैसे भी होते हैं तो समय नहीं होते हैं, ये समय नहीं होते हैं, ये बात आप जानते हैं, समय नहीं होता है। ठीक है, इस बात को तो आप जानते ही हैं। मनुष्यों के आवास के बारे में बात करते हैं तो ढोंगे के बारे में बात करते हैं तो इन्हें भी तैरता हुआ घर कहा जाता है। तो इसे इस तरह के घर को भी क्या कहा जाता है, या ढोंगे घर जो घर होते हैं उन्हें भी क्या कहा गया है, तैरता हुआ घर कहा गया है। ये लगभग अगर देखा जाए तो 1 मंजिले के होते हैं। तो अगर ज़्यादातर अगर देखा जाए तो किस प्रकार से होते हैं, तो 1 मंजिले होते हैं जो ऊपर से खुले हुए होते हैं। तो जो ढोंगे होते हैं या डोंगे जो होते हैं वे 1 मंजिले होते हैं और ऊपर ज़्यादातर खुले होते हैं। इसका प्रयोग अगर देखा जाए तो किसके द्वारा ज़्यादातर किया जाता है, तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो मछुआरों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, या इस प्रकार के घरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो डोंगे के बारे में बात करते हैं तो तैरता हुआ घर कहा जाता है। तैरता हुआ घर का मतलब ये है कि भाई कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है, आराम से पानी में चलता घर है। 1 मंजिला घर होते हैं, 1 मंजिला ये घर होते हैं, और जो ऊपर की तरफ बिल्कुल खुला होते हैं। क्या अद्भुत चीज़ें हैं ना। इसका प्रयोग अगर देखा जाए तो मछुआरों के लिए किया जाता है दोस्तों। आइए अब बात कर लेते हैं पिग्मी जाति के आवास के बारे में। काफ़ी ज़्यादा हमारे एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है या पूछे जाते हैं इन जनजातियों से। पिग्मी जाति के बारे में बात करते हैं। वैसे जनजाति कहा जाता है पिग्मी जनजाति। ठीक है, कांगो बेसिन के पिग्मी एक मानव जाति है, प्रजाति हैं। तो ये जो कांगो बेसिन के पिग्मी है एक मानव की प्रजाति हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की प्रजाति है, क्या मानव प्रजाति, पशु प्रजाति, तो ध्यान रखिएगा कांगो बेसिन के जो पिग्मी हैं यानी पिग्मी जो जनजाति हैं वो हैं मानव बेसिन है, मानव प्रजाति है। इनका जो निवास है मध्य अफ्रीका के कांगो नदी घाटी में है। तो इनका निवास अगर देखा जाए तो एक तरीके से मध्य अफ्रीका के कांगो घाटी में ये देखने को हमें मिलते हैं। इनका जो आवास होता है अस्थायी आवास होता है, मतलब कि एक तरीके से टेम्परेरी इनका घर होता है। ठीक है, आज है कल नहीं रहेगा, या नॉन परमानेंट कह सकते हैं। जो परमानेंट नहीं होते हैं, जो स्थायी घर नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अस्थायी घर कहा जाता है। जंगली जानवरों से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने आवास वृक्षों पर बनाते हैं। अच्छा, इनके जो घर होते हैं वे वृक्षों पर बने होते हैं दोस्तों, वृक्षों पर बने होते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनको जंगली जानवर से क्योंकि ये जंगली जानवर से बच सके। तो ध्यान रखिएगा पिग्मी के बारे में, पिग्मी जाति के बारे में एक मानव प्रजाति है। ठीक है, और कांगो बेसिन के बारे में बात करते हैं तो ये मध्य अफ्रीका के कांगो नदी घाटी में पाए जाते हैं। इनका आवास जो होता है अस्थायी होता है। जंगली जानवरों से बचने के लिए ये अपना आवास वृक्षों पर बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पक्षियों के आवास के बारे में बात करते हैं। तो पक्षियों के आवास के बारे में अगर देखा जाए तो चील है। चील सबसे बड़ा घोंसला, चील देखा जाए तो चील जो है सबसे बड़ा घोंसला चील पक्षी का होता है। तो ध्यान रखिएगा चील पक्षी होता है, चील पक्षी का सबसे बड़ा घोंसला होता है। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए कि अगर पक्षियों में देखा जाए तो सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है, तो चील पक्षी का क्या होता है, सबसे बड़ा घोंसला होता है। इसका जो घोंसला होता है सामान्यतः 4 फीट तक का चौड़ा हो सकता है।
तो इसका जो घोंसला होता है लगभग अगर देखा जाए तो 4 फीट तक हो सकता है या 4 फीट तक होता है। ठीक है, ये अपने ये अपने घोंसले का जो निर्माण करते हैं इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर करते हैं। क्या अद्भुत चीज़ें हैं ना। देखिए मतलब प्रकृति ने कैसे चीज़ों को बनाया हुआ, हर वो चीज़ों का अगर देखा जाए तो कितना महत्व है एनवायरनमेंट में, और इस पृथ्वी पर कितना उन सभी चीज़ों का महत्व और कितने अच्छे तरीके से हर वो चीज़ जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं उनके अपने घर होते हैं या क्या होता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। ये अपने घोंसले का प्रयोग साल दर साल करते हैं। तो एक क्या करते हैं, एक साल अपने घर का प्रयोग करने के बाद यानी घोंसले का प्रयोग करने के बाद दूसरे साल भी करते हैं या दूसरे साल नहीं। आप लोग बताइएगा कि क्या ये लोग अपने घोंसले का प्रयोग साल दर साल का मतलब ये हो गया कि हमेशा उसी को करते हैं या एक बार बनाते हैं और उसको बनाने के बाद एक साल रहते हैं फिर छोड़कर चले जाते हैं। एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, इस चीज़ को कि क्या चीज़ें आपके लिए मतलब क्या चीज़ें सही हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया चील के बारे में। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा घोंसला है दोस्तों चील पक्षी का है। चील पक्षी का सबसे बड़ा घोंसला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके जो घोंसले होते हैं या हो सकता है 4 फीट तक का चौड़ा होता है। ये अपने घोंसले का निर्माण क्या करते हैं, अपने घोंसले का निर्माण इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बनाते हैं और अपने घोंसले का प्रयोग क्या करते हैं, साल दर साल करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं गिद्ध के बारे में। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये सब तो हमें पता ही है, लेकिन कहीं जाइए नहीं, अभी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिए गिद्ध के बारे में हम बात करते हैं तो गिद्ध अंडे देने के लिए गिद्ध जो है अंडे देने के लिए चील के छोड़े गए घोंसले पर क्या किया जाता है, क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर क्लियर हो गया वैसे तो। ठीक है, तो चील क्या करते हैं, एक साल अपने घोंसले में रहते हैं, फिर दूसरे साल क्या करते हैं, वे नए घोंसले बना लेती हैं। तो उसमें गिद्ध क्या करते हैं, उसका जाकर इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, गिद्ध उसमें जाकर अंडे देते हैं। ठीक है, यहाँ कहा भी गया है कि गिद्ध क्या करते हैं, गिद्ध अंडे देने के लिए चील के छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करते हैं या इलाके के सुनसान पेड़ों पर घोंसले का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा गिद्ध के बारे में इस बात को भी कि इलाके के सुनसान पेड़ों पर क्या करते हैं, घोंसले का निर्माण करते हैं। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस जगह पर क्या करते हैं, एक तरीके से अपने घोंसले का निर्माण करते हैं, तो सुनसान इलाकों पर करते हैं या सुनसान पेड़ों पर घोंसले का निर्माण करते हैं। अब आइए बात करते हैं फाख्ता के बारे में। वैसे सभी को पता है, ऐसे में अगर देखा जाए तो कबूतर जाति का एक सुंदर पक्षी है। तो जो फाख्ता होता है कबूतर जाति का ही होता है और एक काफ़ी सुंदर पक्षी होता है। और इस पक्षी को अगर देखा जाए तो घुघु पक्षी भी कहा गया है। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि घुघु पक्षी किसे कहा जाता है, तो आप बता दीजिएगा कि फाख्ता नामक पक्षी को घुघु पक्षी भी कहा जाता है। यह पक्षी अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैक्टस नामक जो एक तरीके से पेड़ होता है, ठीक है, जिसे नागफनी के नाम से आप जानते हैं, तो उसी में क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। हाँ, तो इस बात को भूलिएगा नहीं। अच्छा, घुघु पक्षी किसे कहा जाता है, तो फाख्ता नामक पक्षी को ही कहा जाता है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आइए बात करते हैं कौवा के बारे में। वैसे आप सभी लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार और अच्छे से जान लीजिए, कहीं जाइएगा नहीं, लास्ट तक बने रहिए क्लास में, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिए कौवा अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली का प्रयोग करता है। देखिए देखा जाए तो कौवा क्या करता है, अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर इसका प्रयोग करता है, यानी कि सबसे ऊंची डाल पर घोंसले का निर्माण करता है। अच्छा, इसे राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है, तो राजस्थानी भाषा में इसे कागला या राजस्थानी भाषा में इसे कागला कहा जाता है और मारवाड़ी भाषा में इसे हाडा कहा जाता है। तो अगर कौवे के एग्जाम में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग बता दीजिएगा कि राजस्थानी भाषा में इसे कागला कहा गया और मारवाड़ी भाषा में इसे हाडा कहा गया है। कौवे की लगभग अगर देखा जाए तो भारत में 6 प्रजातियां मिलती हैं। तो भारत में कौवे की कुल कितनी प्रजातियां मिलती हैं दोस्तों, तो लगभग अगर देखा जाए तो 6 प्रजातियां देखने को हमें मिलती हैं। अब आइए समझ लेते हैं कोयल के बारे में। कोयल के बारे में बताया जा रहा है कि कोयल अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है। बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि कोयल अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है, बल्कि कौवे के ही घोंसले में अपने अंडे गिरा देती है या निध देती है।
कोयल जो है भारत में कई जगह कविताओं का अच्छा प्रतीक भी माना जाता है। बिल्कुल, कोयल जो है भारत में कई जगह कविताओं में अच्छा प्रतीक माना जाता है। कोयल या कोकुल जो है कुक्कू कुल का पक्षी है। तो किस कुल का पक्षी है? तो कुक्कू या कुल का पक्षी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं शुतुरमुर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुतुरमुर्ग के बारे में अगर देखा जाए तो जमीन में गड्ढा खोदकर घोंसले का निर्माण करते हैं और अंडा देता है। देखिए, शुतुरमुर्ग क्या करती हैं? जमीन में गड्ढा खोदते हैं और घोंसले का निर्माण करते हैं और वहीं पर ये अपने अंडे देते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भैया आप हमें ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो एक तरीके से ज़मीन में ही गड्ढे खोदता है और वहीं पर अपना अंडे देता है या देते हैं या अंडा देता है, तो दोस्तों आप लोग बता दीजिएगा शुतुरमुर्ग। आवश्यकता पड़ने पर अगर देखा जाए तो यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग सकता है। क्या अद्भुत चीज़ें हैं ना। अगर आप देख रहे हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जितना मतलब एक तरीके से बाइक होती है, बाइक जैसा चलती है उस तरह से इतना स्पीड में भाग सकते हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाने वाले पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दर्जन चिड़िया के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें बहुत कुछ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्या जाता है, आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत कुछ आपको जानने को भी मिल जाएगा। जैसे दर्जन चिड़िया के बारे में बात करते हैं तो 2 पत्तों को आपस में सिल कर क्या करते हैं? घोंसले का निर्माण करती हैं। तो दर्जन चिड़िया की सबसे मुख्य खास या मुख्य बातें क्या हैं कि 2 पत्तों को आपस में क्या करती हैं? सिलती हैं और उसी से घोंसले का निर्माण करती हैं और उसी में क्या होता है कि ये अंडे देती हैं। दर्जन चिड़िया को उसका यह नाम उसकी घोंसला बुनने के खास कला के कारण पड़ा हुआ है। देखिए, ये जो दर्जन चिड़िया नाम रखा गया है, इस पक्षी का नाम इसलिए रखा गया है ताकि ये पक्षी कुछ इसी तरह से खास काम करती हैं, यानी घोंसले को बुनने का काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि एक दर्जी क्या करता है? कपड़ों को सिलता है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो दोस्तों दर्जन चिड़िया भी क्या करती हैं? अपने घोंसले को सिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं जुलाही पक्षी के बारे में बात करते हैं। अभी और कुछ है, थोड़ा सा इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम कल देखेंगे इसमें संबंधों के बारे में। भले ही आपको पता होगा लेकिन अभी कहीं जाइएगा नहीं, थोड़ा सा यहाँ तक हम देख लेते हैं और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। देखिए, पूरी क्लास को आप डेली देखते चलिए। ठीक है, मेरा काम है आपको अच्छे से बताना और समझाना कि आप डेली देखते चलिए। भले ही आपको आता है, मैं कह रहा हूँ भले ही आपको आता है, लेकिन फिर भी आप अपना समय इस पर दीजिए, ज़रूर आपको कुछ नया ही जानने मिलेगा हर बार। जुलाही पक्षी की बात करते हैं तो इस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं जुलाही पक्षी के बारे में। ठीक है, जुलाही पक्षी के बारे में बात करते हैं तो इस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह लटकता हुआ होता है। तो इस पक्षी का घोंसला अगर देखा जाए तो लालटेन की तरह लटकता हुआ होता है। बसंत गौरी के बारे में बात करते हैं तो बसंत गौरी के बारे में बात करते हैं तो यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपने अंडे देती है। तो बसंत गौरी जो है यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। और संत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती है। तो संत गौरी के बारे में बात करते हैं, संत गौरी के बारे में बात करते हैं तो यह क्या करती हैं, यानी बसंत ही होना चाहिए, हाँ, जो गर्मियों में टुक टुक की करती हैं, यानी टुक टुक की आवाज़ करती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं शक्करखोरा के बारे में। देखिए, शक्करखोरा को सूर्य पक्षी के नाम से भी हम जानते हैं। शक्करखोरा नामक पक्षी जो छोटे पेड़ या झाड़ी में झाड़ी के डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। तो ध्यान रखिएगा शक्करखोरा के बारे में, जिसे सूर्य पक्षी भी कहा गया है। और इसके बारे में इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि शक्करखोरा जो नामक पक्षी होता है छोटे पेड़ या झाड़ी के डाल पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। फाख्ता पक्षी कैक्टस यानी नागफनी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उल्लू के बारे में बात करते हैं। तो उल्लू जो होता है दिन की अपेक्षा रात में अच्छा देख लेता है, इसे अच्छा दिखाई देता है, जो कि आप जानते हैं, और अपनी पूरी गर्दन को ही घुमा सकता है। तो अपनी पूरी गर्दन को घुमा सकता है। अगर झटके में पूछा जाता है तो मैना याद रखिएगा, और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आसानी से अपनी गर्दन को घुमा लेता है तो वो है उल्लू। कलचिड़ी के बारे में बात करते हैं, कलचिड़ी पक्षी के बारे में बात करते हैं। तो कलचिड़ी पक्षी जो है इंडियन रोबिन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, और ये पक्षी जो है अपना घोंसला ज़मीन के बड़े पत्थरों के बीच खाली जगहों में बनाती हैं और वहीं पर क्या करती हैं, अंडा देती हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो ज़मीन पर पड़े पत्थर के बीच खाली जगह में यहाँ बनाती हैं और उसी में वह अपना अंडा देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गौरैया के बारे में बात करते हैं। तो गौरैया के बारे में अगर देखा जाए तो गौरैया पक्षियों की पैसर वंश की एक जीव वैज्ञानिक जाति हैं। तो गौरैया पक्षियों के पैसर वंश की एक जीव वैज्ञानिक जाति हैं। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि कब विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया अपना घोंसला घरों में जो खुले स्थान होते हैं वहाँ पर बनाती हैं। तो गौरैया अपने घोंसला कहाँ पर बनाती हैं? घरों में जो खुले में स्थान होते हैं। गौरैया अपना घोंसला घरों में जो खुले में स्थान होते हैं वहाँ पर बनाती हैं, इस बात को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुत्ता है, बिल्ली है, छिपकली है, मच्छर है, मकड़ी है, चूहा है, चींटी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जंगल में रहने वाले जीव के बारे में बात करते हैं। शेर, हाथी, हिरन, गैंडा, मोर, बाघ, चिंपांजी, तेंदुआ, लकड़बग्घा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पेड़ पर रहने वाले जीव की बात करते हैं तो बंदर है, स्लॉथ है, लंगूर है, पांडा है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के पक्षी हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों कल की क्लास में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे और कल की क्लास को भी देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कल हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए इंतज़ार करिए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा और उन्हें भी बता दीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं, ठीक है। वैसे तो सबका कर्तव्य बनता है कि वो वीडियो को ज़रूर देखते चले, क्योंकि अगर वो देखेगा तो उसे कुछ नया ही जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारी क्लासेस निरंतर चल रही हैं और बिल्कुल निरंतर चलती रहेंगी, और डेली एक सिद्धांत करते चलिए, डेली 2 पैसेज करते चलिए। आप मान के चलिए आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। और आराम से जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप ये मान के चलिए एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आपको बिल्कुल ही अच्छा महसूस होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे कुछ छात्र जो नए आते हैं तो अगर उनके कुछ डाउट्स होते हैं तो वे लिख दिया करें, और जो पुराने छात्र होते हैं अगर उनके भी कुछ डाउट्स होते हैं तो वे भी लिख दिया करें, ठीक है। मतलब कोई भी परेशानी है जो पढ़ाई से रिलेटेड है तो आप अपनी बात को साझा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे छात्रों के कमेंट्स आते रहते हैं जो इंडिविजुअल कर देते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है, अगर उनके प्रश्न होते हैं तो हमारे द्वारा उन्हें बताया जाएगा। बाकी चीज़ें रखते हैं हम कल के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।